डियर स्टूडेंट, स्वाध्याय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे मैं वीरेंद्र धत्रवाड़ आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आज का आपने जो पेपर दिया है आपका बड़ा ही मस्त पेपर गया होगा। इस पेपर के माध्यम से जिस प्रकार से आरपीएससी ने या बोर्ड्स ने क्वेश्चन के पैटर्न का बदलाव किया है उसी पर आधारित रखकर हमने इस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया था। दोस्तों, जब आपने अपना यहाँ एडमिशन लिया था तब भी आपसे वादा किया था कि साइंस हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स हो चाहे इंग्लिश हो, दोस्तों आपका रिवीजन बड़े शानदार तरीके से करवाया जाएगा। इसी के मद्देनजर देखते हुए, स्टूडेंट्स की आवश्यकता को देखते हुए हमने प्रत्येक सब्जेक्ट को तीन तीन भागों में डिवाइड कर आपके पेपर करवाए हैं। स्टूडेंट के सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सर पेपर का सॉल्यूशन नहीं हो पाता, सीधे हमें आंसर की पकड़ा दी जाती है। तो अब की बार दोस्तों ऐसा नहीं है। अपने साइंस के अपन ने तीन भागों में टेस्ट बांटे हैं। पहले एक फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का दोस्तों, और फिर बायो का, और फिर आपका एक मेजर टेस्ट भी होगा दोस्तों। इसकी ना कोई हमने फीस रखी थी दोस्तों, कोई भी विद्यार्थी फ्री में आकर यहाँ पर टेस्ट दे सकता है। साइंस का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जो भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आप अपने मिलान कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है और क्वेश्चन को किस हिसाब से करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। कहाँ कहाँ पे आपकी चूक हो रही है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुई आपको, सारी चीजों का डिस्कस करेंगे हम आज के लिए। अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों। अपना पहला क्वेश्चन था, देखो एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों आपको, जो ही पेपर का क्वेश्चन हल करने बैठो हर वर्ड के पीछे अंडरलाइन करनी है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, यहां पे अपने से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से बल के लिए असत्य कथन। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना, असत्य कथन नहीं है दोस्तों, ये पूछा है। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो यहीं पर पढ़कर छोड़ देता है कि असत्य कथन। यहां पे पूछा असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब वो दोस्तों अपने से क्या पूछना चाह रहा है, सत्य क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इनमें से सत्य कौन सा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन था बल एक अदिश राशि है, बल एक अदिश राशि है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपको पता है बल है वो एक कैसी राशि होती है, बल है वो एक दोस्तों सदिश राशि होती है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। आपको मैं ट्रिक भी बता चुका हूं सदिश और अदिश की दोस्तों। उसका दाल अम्मसी से दूर आता है, यह ट्रिक बताई थी दोस्तों। अगर वो ध्यान है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहां पे ध्यान रखना है, बल एक सदिश राशि है, इसने लिख रखा है बल एक अदिश राशि, इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है दोस्तों। दूसरा देखो, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बल का जो फॉर्मूला है वो होता है F बराबर ma, यानी किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। और इसने क्या लिखा है, अकेला क्या लिखा है, सेकंड लिखा है दोस्तों। और फिर सीजीएस पद्धति में, अगले को पढ़ो, सीजीएस पद्धति में ग्राम बटे सेंटीमीटर अपॉन सेकंड होता है। नहीं, ये अगर सीजीएस पद्धति की बात करें दोस्तों, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, किलोग्राम का तो होगा ग्राम, गुणा मीटर का दोस्तों होगा सेंटीमीटर, बटे सेकंड का सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में दोस्तों ये मात्रक है इसका मतलब ये कथन भी अपना क्या है दोस्तों, गलत है, ये उत्तर भी नहीं है। चलो
1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। यहां बात करें अपन 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अब देखो आगे क्या लिखा है, 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं, यानी 1 किलोग्राम में, यानी W बराबर होता है M गुणा G। M का मान कितना दोस्तों, 1 किलोग्राम। G का मान कितना होता है, 9.8। 9.8 को अगर 1 से गुणा किया तो कितना आएगा दोस्तों, 9.8। और ये जो भार होता है, भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब देखो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, 1 गुणा 9.8 यानी कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। ये कथन है ये अपना बिल्कुल सही है अभी तक। अगला देखिएगा, चौथा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है अपना चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व आकर्षण बल, असंपर्क बल नहीं है। ये पूछा असंपर्क बल नहीं है, तो बताओ क्या ये असंपर्क बल नहीं है। बिल्कुल सर, ये असंपर्क बल नहीं है, लेकिन अपने से यहां पे देखो चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, असंपर्क बल नहीं है। बिल्कुल असंपर्क बल हैं, ये असंपर्क बल हैं। यहां इसने क्या लिख दिया, नहीं है। इसका मतलब अपना एक ही सही है, ओनली केवल कौन सा, 3। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। क्वेश्चन को इस हिसाब से करोगे दोस्तों तब जाकर ये मान लेना फिजिक्स में इससे बाहर, इस लेवल से बाहर दोस्तों कुछ नहीं आना है। हमने मैक्सिमम कोशिश की, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो इंग्लिश के होंगे, जो मैथमेटिक्स के होंगे दोस्तों, एक बार जरूर ज्वाइन करना आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर केवल इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन में क्या क्या होगा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला सही दूरी समय ग्राफ कौन सा है। यहां पे 4 ग्राफ बने हुए हैं दोस्तों। एक ये ग्राफ बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे सामने, नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूं फिर से। एक ग्राफ तो ये बना हुआ है सर, यहां पे ये देखो, ये ग्राफ है। एक तो ये है, एक यहां पे दूरी और समय का दोस्तों ये ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है। ओके, तीसरा ग्राफ ये इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों यहां पे, और चौथा ग्राफ ये बना हुआ है इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है अपने को इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से अगर आपने जो भी आंसर किया है देखिए, यहां पे चौथा ग्राफ इस प्रकार से है दोस्तों, ये ग्राफ चौथा है यहां से, जिसमें नियत चाल से, यानी चाल क्या है, नियत है, और इसमें दूरी और समय के मध्य कौन सा ग्राफ सही है दोस्तों, अपने को यह बताना है। तो ध्यान रखना, एक तो ये नियत वाला है, एक वाला यहां पे, और एक कौन सा है ये। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 4, यानी 1 और 4 किस में है, बी में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। यानी नियत चाल का मतलब समय के साथ दूरी और समय का ग्राफ दर्शाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 व 4। करेक्ट आंसर है इसका। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बिल्कुल अभिकथन ए दिया गया है, घर्षण बल का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ओके, इसकी कारण दिया गया है कि घर्षण बल का अवरोही क्रम स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। इसका अपने को आंसर देखना है, देखो क्या होगा। घर्षण बल का मान संपर्क सतह की क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। कथन है एक है वो बिल्कुल राइट है सर,
ये कथन तो सही है, ओके, लेकिन घर्षण बल का अवरोही क्रम, ये देखो, ये यहां पर ध्यान रखना, ये गलत लिखा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा घर्षण बल कौन सा होता है दोस्तों? स्थैतिक घर्षण बल होता है, ओके। स्थैतिक घर्षण बल, ये सिंबल आएगा दोस्तों, उसके बाद में आएगा गतिक घर्षण, और उसके बाद में कौन सा आएगा? लोटनी घर्षण आएगा, उसका अवरोही क्रम ये है दोस्तों। तो ये कथन तो है ही गलत। अगर ये कथन गलत है तो ये इसकी सही व्याख्या कैसे कर सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं करेगा, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना, अभिकथन ए सही है, और अभिकथन ए सही है और कारण सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी होगा। और यह भी ध्यान रखना, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है दोस्तों। कैसे? अगर खुरदरी सतह होगी तो घर्षण बल का मान क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा, और चिकनी सतह होगी तो घर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहां पे देखो, ये यहां पर ये गलती कर रहे हो आप लोग। मैं देखा था आपकी कॉपी, जो मैं देख रहा था यहां घूमते हुए आज क्लास में, तब मुझे लग रहा था स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। एक एक लाइन को नीचे अंडरलाइन करते चलो, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा दोस्तों। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? विस्थापन के लिए सत्य कथन नहीं है। देखो ध्यान से, सत्य कथन नहीं है मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है इसमें? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। सत्य कथन पहले लिख लिया करो दोस्तों, सत्य कथन नहीं है इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है अपने से? असत्य पूछ रहा है। इसका मतलब पहला कथन तो सत्य है सर। दूसरा ऑप्शन है कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, हमेशा दूरी अधिक होगी, और दूरी और विस्थापन दोनों का मान समान भी हो सकता है। बिल्कुल ये कथन भी सही है इसका। विस्थापन एक सदिश राशि है, बिल्कुल विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, यह भी कथन सही है। अब ये देखिएगा क्या बताया उसने, वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने में दूरी 2r और विस्थापन 2πr होता है। देखिए इसको कैसे समझें आप, एक बार इधर देखिए। ये कह रहा है ये कोई एक वृत्ताकार पथ है दोस्तों, ये कोई एक वृत्ताकार पथ है। चलो मैं इस पे वापिस से वहीं पे बता देता हूं आपको। ये मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है दोस्तों, ओके। एक चक्कर पूरा करने में दूरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट हुआ है और वापिस आकर वो इस चक्कर को पूरा करते करते वापिस उसी बिंदु पे आ गया है जहां से वो चलना प्रारंभ किया था। तो उसने दूरी कितनी तय की दोस्तों? दूरी तय की उसने वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय की है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 2πr होती है। बिल्कुल ये देखो, वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करने में दूरी 2r, नहीं, दूरी की जगह तो क्या आएगा दोस्तों? 2πr आएगा। दूरी तो 2πr है, और विस्थापन 2πr होता नहीं दोस्तों। विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। इसका मतलब अगर एक वृत्ताकार पथ में अपन चक्कर लगाकर वापस उसी बिंदु पे आ गए दोस्तों, तो विस्थापन का मान कितना होगा बताओ? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी यहां पे शून्य है दोस्तों, इसका विस्थापन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन का मान कितना है दोस्तों? 0 है। इसका विस्थापन कितना है? 0। इसका मतलब असत्य कथन कौन सा है इसमें? असत्य कथन है 3 नंबर का, केवल 3 नंबर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों केवल 3 नंबर है, वो असत्य कथन है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सत्य कथन हैं दोस्तों। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए असत्य कथन नहीं है, असत्य कथन नहीं है, यानी वो क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है दोस्तों। असत्य कथन नहीं है यानी सत्य कथन पूछा है उसने। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। त्वरण का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। ऋणात्मक कैसे सर? ऋणात्मक एक्सेलरेशन को कहा जाता है दोस्तों, यहां पे मंदन कहा जाएगा, मंदन। यानी गाड़ी पहले की स्पीड ज्यादा थी, बाद में स्पीड कम हो गई, तो उसको क्या कहा जाता है? मंदन। वो ऋणात्मक होता है दोस्तों। अगर कोई गाड़ी एक समान वेग से गति कर रही है, अगर एक समान वेग से गति करे सर, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, और वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उत्पन्न एक्सेलरेशन का मान कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। नहीं भी, त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या अपन लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकंड -2। तो ये मात्रक होता है एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। त्वरण एक सदिश राशि है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन है, त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है दोस्तों, एक वेक्टर है, एक सदिश राशि है। यह कथन भी बिल्कुल क्या है? सही है दोस्तों। फिर लिखा है एक्सेलरेशन का मात्रक दोस्तों, यहां पे देखो सूत्र लिखा है। एक्सेलरेशन का सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बटे टी होता है दोस्तों, वी माइनस यू बटे टी। लेकिन यहां इसने क्या लिख रखा है दोस्तों? यहां लिख रखा है उसने u माइनस वी, बल्कि क्या आएगा? v माइनस यू आएगा दोस्तों। तो सत्य कथन कौन से हुए? 1 और 3। ये रहा अपना ऑप्शन, केवल 1 व 3। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण के लिए असत्य कथन है, यानी अपने को असत्य कथन का पता करना है कि गलत कथन कौन सा है दोस्तों। गलत का पता करना है, गलत कौन सा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब स्टूडेंट ने पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करने लग गए तो फिर तो वो मुश्किल है। अपना जो टारगेट अपन ने बनाया है, और हमने वादा भी किया था आपसे, स्वाध्याय विद्यापीठ का कोई भी स्टूडेंट अब की बार ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर नहीं हुआ है। ये वादे के साथ आप हमसे जुड़े थे और हम उस वादे पे खरे उतरेंगे दोस्तों। थोड़े से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। यहां देखो क्या लिख रखा है, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र पे तो सर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह रहे हो ना, ये कहां पे होता है? पृथ्वी की सतह पर होता है दोस्तों। इसका मतलब ये कथन तो क्या है? गलत है दोस्तों। चलिए अगला कथन। जी का मान ध्रुवों पर न्यूनतम तथा भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। क्यों? ध्रुवों पर तो क्या होता है दोस्तों? अधिकतम होता है। ध्रुवों पे अधिकतम, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम होता है। करेक्ट। तो यहां पर देखो विपरीत लिख रखा है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर दोस्तों न्यूनतम होगा। इसका मतलब दोस्तों अपना ये कथन भी क्या है? गलत है। चलो नेक्स्ट देखें। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर या गहराई में जाने पर जी का मान अधिक होता है। चाहे ये कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या पृथ्वी की सतह से गहराई पे जाओ, ये कह रहा है जी का मान। यहां देखो क्या लिख रखा है? अधिक होता है। लेकिन जी का मान यहां दोस्तों क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान में रखिएगा।
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला लिख रखा है दोस्तों। क्या ये फॉर्मूला सही है दोस्तों? देखो, इसका फॉर्मूला सही है, G बराबर Gm/r² होता है दोस्तों। बल्कि यहां पर देखिए अकेला क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है। सभी कथन क्या दिए गए हैं दोस्तों? यहां गलत दिए गए हैं। और सही कथन क्या है ये मैं बोर्ड पे सारी चीजें आपको बता चुका हूं इस पैनल के माध्यम से कि यहां पर क्या उत्तर होता तो क्या क्वेश्चन का प्रारूप होता। अगर केंद्र पर पूछता तो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सतह पे पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की गहराई या ऊंचाई पे जाने पर जी का मान में कमी आती है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है G बराबर Gm/r²। इसका मतलब सारे कथन गलत हैं, सही कथन मैं लिख चुका हूं आपके सामने। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। एक कार का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? यह आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यह आपको बताया था कि कार्य ऊर्जा पर में इंपॉर्टेंट है सर। यहां से पिछली बार भी व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में साइंस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज करके वापस से आपको दिया है। पीछे वाले क्वेश्चंस भी पढ़ने उतने ही जरूरी हैं जितने आगे वाले क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, जिससे अपनी तैयारी का पता लगता है कि पीछे हमने ये गलतियां की थी, अब की बार इसमें ये सुधार करना है। देखो, आपको पता है कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सब जानते हो दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv² होता है। लेकिन यहां देखो एक वेग लिखा हुआ है v1, यहां पे v1 का मान दिया हुआ दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड और v2 का दिया हुआ है दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यू दी गई है। और m का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 200 किलोग्राम दिया गया है। ये क्वेश्चन है अपना, इसी तरीके से करना है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन में अगर ये छांट कर लिख लेते हो आप, क्या तो पूछा है, क्या दिया गया है, इसको कौन से सूत्र से हल करेंगे, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालते हैं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी में किया गया कार्य मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 mv1² सॉरी यहां v2² माइनस v1²। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 200 और यहां पर v2² 20 का स्क्वायर यानी 400 और 10 का स्क्वायर माइनस 100, ये आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा 200 गुणा 400 माइनस 100 यानी 300, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 300। तो ये आ गए 2 शून्य, ये आ गए, ये आ गया दोस्तों जूल। अब ऑप्शन देखें, देखो 100 किलो जूल, यहां पे किसमें दिया हुआ है? 100 किलो जूल, 200 किलो जूल, 30 किलो जूल, 300 किलो जूल। यानी मान जो दिए गए हैं वो किलो जूल में दिए गए हैं, बल्कि हमने निकाला क्या है? इसको जूल में निकाला है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? किसमें? जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो जूल तो है, क्या किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को? किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अपन इसमें किसका भाग लगा दे दोस्तों? अगर आप इसमें 1000 का भाग लगा देते हो तो आंसर कितना आ जाएगा अपने को? 30 किलो
जूल आ जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसमें भी दिक्कत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थे, केवल मैं ये देखना चाह रहा था आप क्वेश्चन को किस हिसाब से पढ़ रहे हो, ये बताना चाह रहा था मैं। आज के पेपर में देखकर लगा होगा आपको पेपर बड़ा ही अच्छा सुव्यवस्थित तरीके से आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका अगर गलत होता है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए हम बच्चों की मांग के ऊपर हम एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का और एक फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट बहुत जल्दी करने वाले हैं। जिस हिसाब से बच्चों का हमारा सहयोग रहा है, देखिएगा अपना आज का अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 वोट। यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखना। 300 वोट की क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे एक दिन चलता है। 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 15 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन करना बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। क्या दिया गया है यहाँ? 300 वोट दिया गया है। कितने घंटे? 6 घंटे एक दिन में चलता है। बिजली का बिल कितना है? 4 रुपये प्रति किलोवाट है। कितने दिनों की पूछी है दोस्तों? 15 दिनों की पूछी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से किया जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक ही काम करना, एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वाट गुणा, या फिर इस प्रकार से कर लेना। आपको एक तरीका और बता देते हैं, चलो ये लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने उपकरण हैं, उपकरण की संख्या गुणा कितने वोट के हैं, गुणा कितने घंटे काम में लिए जा रहे हैं, गुणा कितने दिनों की पूछी है। ये अपने को गुणा करने हैं। उपकरण कितने हैं, कितने वोट के हैं सर, कितने घंटे जलते हैं, कितने दिनों की पूछी है, और हमें को अपनी तरफ से किसका भाग लगाना है? केवल 1000 का भाग लगाना है। देखिएगा, एक विद्युत उपकरण है, उपकरण की संख्या होगी दोस्तों 1 गुणा, फिर क्या है, कितने वोट का है, कितने वोट का है, 300 वोट का है, गुणा 300 वोट, गुणा कितने घंटे, ये देखो कितने घंटे, 6 घंटे, गुणा कितने दिनों की, 15 दिनों की, बटे 1000। ओके, इससे आपकी क्या निकल कर आ जाएंगी दोस्तों? यूनिट निकल के आ जाएंगी। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 5 से काटा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 3 9। देखिए कहां पे इसमें दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में। 1 मिनट वापिस से देखिए इसको। 300 गुणा कितने वोट का है, 6, यहां पे 306 गुणा 15 दिन चल रहा है, बटे 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 90, 27 यूनिट आ गई दोस्तों। कहां पे गड़बड़ हुई है काटने में? तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएंगी? 27 यूनिट आ जाएंगी दोस्तों। कितनी यूनिट आएंगी? 27 यूनिट। कितनी यूनिट आएंगी? 27 यूनिट। 27 गुणा 4, 728, 108, 108 रुपए आ जाएंगे दोस्तों। 300 गुणा 6 गुणा 15 बटे, तो यहां पे कितनी? 108 रुपए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। ओके,
अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? देखो किस प्रकार से करना है अपने को ये क्वेश्चन। P का मान दिया गया है 1 किलोवाट, T का मान दिया गया है 1 घंटा, 1 घंटा दिया गया है। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं दोस्तों? 1000 वोट। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों? 3600 सेकंड। और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपना? W/T। कितने जूल पूछे हैं दोस्तों? जूल का मतलब है अपना फॉर्मूला है P बराबर W/T। इसमें से अपने को W की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जूल का मतलब क्या है, वो अपने से क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों? कार्य पूछना चाह रहा है। ओके, देखिएगा W बराबर क्या होता है? P गुणा T होता है, वज्र गुणा कर दिया। P की वैल्यू कितनी है इधर देखो दोस्तों, P बराबर कितना है? 1000 वोट। 1000 वोट गुणा T की वैल्यू कितनी है? T यानी 3600 सेकेंड। तो ये रहा 3600 सेकेंड। कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल आ गया। क्या ये ऑप्शन में है देखो किसी में? नहीं, ये तो 3.6 गुणा 10 की पावर, या क्या लिख सकते हैं इसकी जगह दोस्तों? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, या ये हो सकता है। ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब फिर अपने को ये लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। अपन ये लिख सकते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको सबको पता है 3.6 मेगा जूल इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ध्यान में रखना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, कई क्वेश्चंस के आंसर रट लेता है, और आंसर रट लेता है तो वो ऑप्शन इस हिसाब से बनाता है कि स्टूडेंट पहले देखते ही बिना निकाले क्वेश्चन करना चाह रहा है। अगर निकाल के देखोगे तो इसका आंसर होगा 3.6 मेगा जूल होगा, क्योंकि ना तो ये ऑप्शन में है दोस्तों, ना ये है ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर 3.6 मेगा जूल, डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो डायग्राम के द्वारा बनाया गया है, कि इसमें डायग्राम के द्वारा बनाया हुआ एक डायग्राम है जिसमें अपने को देखना है। तो देखो यहां पे ये तो जब बल है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों? यहां पे देखो कितने डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्तों विपरीत हैं। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल है। और दोस्तों ये जो है जो समानांतर है, इसके बीच में थीटा का एंगल कितना है दोस्तों? 0 डिग्री है। अब अपने को कार्य पूछा है कि कार्य क्या होगा। तो देखो इधर ध्यान से बोर्ड पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पे देखो कार्य निकालने का सूत्र होता है Fs कोस थीटा। अब अपन देखते हैं कि कोस 180 डिग्री का, पहले ये देख रहे हैं बी वाला, कोस 180 डिग्री का मान किस में होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है। तो यहां पर ये जो W का मान आएगा ये किस में आएगा दोस्तों? नेगेटिव में आएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, नेगेटिव। और जब 90 डिग्री हो दोस्तों या 0 डिग्री हो, आप जानते हो कि यहां पर अगर कोस की अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो तो अपने को वैल्यू जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है दोस्तों 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू है। कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री दोस्तों।
तो जिसमें 90 डिग्री का मान है वो 0 होगा। इसका मतलब यहां किए गए कार्य का मान, अगर आप कोस 90 डिग्री रखोगे लंबवत में, यहां पे लंबवत में 90 डिग्री रखोगे, यहां पे ये 90 डिग्री एंगल है दोस्तों, 90 डिग्री एंगल के लिए किए गए कार्य का मान W बराबर किए गए कार्य का मान कितना आएगा 0। यानी जब ये 90 डिग्री है तब तो किए गए कार्य का मान कितना होगा दोस्तों 0। ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। फिर ऑप्शन अपना बन गया, ये क्या है, किए गए कार्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ये रहा अपना ऑप्शन, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, और वापस से भी रिवाइज हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। कुछ युक्तियां, ये युक्तियां दी हुई हैं दोस्तों कुछ, जिसमें कह रहा है इससे संबंधित ऊर्जा का रूपांतरण युग्मकों में से सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है अपना विद्युत जनरेटर। ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है अपना। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, ये ऑप्शन भी अपना सही है। सोलर सेल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये ऑप्शन भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। हरित लवक, ये ध्यान रखना भाई, ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब अपने से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, डी, हरित लवक है। ये दोस्तों क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सुमेलित हैं। ओके, देखिए अपना आज का अगला क्वेश्चन। सूची दी गई है, यहां पे राशि लिखी है दोस्तों, और यहां पर मात्रक लिखा हुआ है, इसको मिलान करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला F बराबर होता है दोस्तों mv²। ये तो अभिकेंद्रीय बल का है। काइनेटिक ऊर्जा हाफ mv², ये काइनेटिक ऊर्जा हो गई दोस्तों। बाहर W बराबर mg, बिल्कुल सही है। और गति का तृतीय नियम, जिसको आप एक्शन एंड रिएक्शन कहते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो हमेशा एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, ये इसका सही है। तो इसका मिलान होगा 1 2 3 4। ये पहला ही ऑप्शन था दोस्तों, 1 2 3 4, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। फ्यूज तार के लिए असत्य कथन दोस्तों नहीं है, यह ध्यान रखना, नहीं है पूछा है अपने से, असत्य कथन नहीं है। यानी अपने से पूछा है कि सर सत्य कथन कौन सा है। देखिए फर्स्ट, फ्यूज तार सीसा प्लस टिन का बना होता है। बिल्कुल शीशा प्लस टिन का बना होता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने जो गलती की वो क्या की, आज के पेपर में आपने क्या किया, इस प्रतिशत मात्रा को नहीं देखा। ये होगा सर दोस्तों शीशा है, ये तो होगा 37% और टिन होगा SN, टिन होगा कितना 63%। इसका मतलब ये तो गलत है। फ्यूज तार का निम्न गलनांक होता है वह उच्च प्रतिरोध होता है। बिल्कुल फ्यूज तार का निम्न गलनांक होता है, वो आसानी से क्या हो सकता है, पिघल सकता है। ये तो सही है। फ्यूज तार पतला व छोटा होना चाहिए, ये भी सही है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। बिल्कुल विद्युत हीटर हो,
विद्युत इस्त्री हो, निमंजन छड़ हो, फ्यूज तार हो, सारे के सारे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो तार क्या हो जाते हैं दोस्तों, गर्म हो जाते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है। इसमें ये तीन, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो इसमें सी ऑप्शन केवल 2, 3 व 4 सही, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट है और सूची 2 से इसका मिलान करना है दोस्तों। एक राशियां दी गई हैं, एक मात्रक दिया गया है। देखो इसके अंदर क्या सुमेलित, कौन सा सुमेलित है या नहीं है या फिर करना है, ये आप देखिएगा क्या करें। देखो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम गुणा मीटर। ओके, पहले में ए में आएगा 2 नंबर। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत है, इसमें आएगा दोस्तों 1 नंबर। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसमें आएगा दोस्तों 4 नंबर। चालकता ओम इनवर्स, इसमें आएगा 3 नंबर। अब देख लो 2, 1, 4, 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर का होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक पॉइंट उठा के नहीं पूछेगा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक क्वेश्चन में समाहित करने की कोशिश करेगा। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिएगा। विद्युत जनितर चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त पे, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत घंटी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखना, विद्युत जनरेटर जो होता है जिसको आप डायनेमो बोलते हो, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब इसमें 3 नंबर। ओके, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त पे बाएं हाथ के सिद्धांत पे कार्य करती है, इसमें 2 नंबर। इसी प्रकार से आपको पेपर में हल करना है दोस्तों, वरना तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, लिखते रहना पास पास में। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे 4 नंबर, और विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर 1 नंबर। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी नंबर का। ओके, देखिए अपना अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मान निर्भर नहीं करता, इस पर गौर रखना है दोस्तों। मैं बार बार तुम्हें यह चीज आगाह करवा रहा हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है चालक तार की लंबाई पर, बी ऑप्शन चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, सी ऑप्शन पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की आकृति पे। भैया ना तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई पर निर्भर करता, ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता, न ही पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता। विशिष्ट प्रतिरोध का मान, ध्यान रखना दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि वो चालक तार किस धातु का बना हुआ होता है, इस पर निर्भर करता, बाकी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है इन ऑप्शन में। तो यहां पे केवल किस पे निर्भर करता है, केवल 3 नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, एक सर्किट में 3 प्रतिरोध 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला का मतलब है दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 6 वोल्ट की बैटरी, ये 6 वोल्ट है कि बैटरी भी जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में सही विकल्प क्या है, देखिएगा। श्रेणी क्रम में आप सब जानते हो सर, श्रेणी क्रम का डायग्राम ऐसा बनता है, सब जानते हो आप श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है सर, श्रेणी क्रम में धारा का मान
मान एक समान होता है। विभवांतर का मान अलग अलग होता है। विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब है दोस्तों असमान या अलग अलग होता है। ये दो कंडीशन है दोस्तों श्रेणी क्रम में। ये कह रहा है सभी प्रतिरोधों में विभवांतर है वो समान है। नहीं भाई, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। ये देखो विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ये तो गलत है भैया। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर असमान होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। कुल प्रतिरोध, तो दोस्तों कुल प्रतिरोध अगर निकालते हैं अपन श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम। 5 4 9 9 3 12 यानी कितना आ गया? कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 12 ओम। ये कथन भी सही है। फिर कह रहा है सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह 0.5 एम्पीयर है। ये ओम के नियम से निकालते हैं दोस्तों। देखो I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों? V की वैल्यू यहां 6 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों? 12 ओम। 6/12 यानी कितना आ गया? 1/2 एम्पियर यानी कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। ये इसका सही आंसर है 0. ये कथन भी सही है। इसका मतलब कथन 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, इसका मतलब अपना कौन सा कथन सही है दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। किस प्रकार से किया है ये सारी चीजें मैं आपको एक एक क्वेश्चन हल करवा रहा हूं। और अगर इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को हल किए दोस्तों तो मैं वादा करता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए। करने का तरीका देख लीजिए। अगर एक एक पॉइंट को सर पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, दाब का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें तापमान जो है, तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। यानी स्थिर तापमान पर ध्वनि का वेग 332, वायु दाब दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? अब स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं, उनको ये तो पता है कि स्थिर तापमान पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। लेकिन यहां देखो दोस्तों, आपने एक गलती कर रहे थे क्लासरूम में। मैं देख रहा था आप जो पेपर सोल्व कर रहे थे, मैं देख रहा था। ये देखो मैंने क्या किया, यहां सेकंड स्क्वायर, नहीं ये गलत है दोस्तों। ये तो हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है दोस्तों, अभी पीछे रीट की एग्जाम हुई थी जिसमें मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया दोस्तों। एक में उसने ग्राम लगा रखा था, एक में मोल लगा रखा था, दोनों संख्याएं बराबर थी। मात्रक का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। तो कभी भी कोई भी राशि का अगर आप मान निकालते हो तो मात्रक जरूर ध्यान में रखना, उसका मात्रक क्या लगाना है अपने को। जैसा इस क्वेश्चन में हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए अपना आज का अगला क्वेश्चन। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व के लिए सही कथन है। प्रबलता अधिक होती है, तारत्व अधिक है। प्रबलता अधिक है, तारत्व कम है। प्रबलता कम है, तारत्व अधिक है। प्रबलता कम है, तारत्व कम है। ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो। बल्कि सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगर आप इसको करना चाहो तो। कैसे? देखो,
ध्वनि की जो प्रबलता होती है दोस्तों, यहां पे बता रहा हूं आपको, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो हमेशा उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पे? आयाम पर। कैसे? आयाम अधिक है तो वो ध्वनि है वो प्रबल होती है। शेर की दहाड़ प्रबल होती है, प्रबलता अधिक होती है। ये देखो प्रबलता अधिक है, इसमें भी ऑप्शन है प्रबलता अधिक है। बात करते हैं पिच की, तारत्व की। जो तारत्व का मान है दोस्तों, पिच का मान है, वो निर्भर करता है ध्वनि की फ्रीक्वेंसी पर, आवर्ती पर। जिसकी आवर्ती अधिक है, फ्रीक्वेंसी अधिक है, उसके पिच का मान भी क्या होता है? अधिक होता है। और पिच का मान अधिक होता है तो वो ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? तीक्ष्ण होती है, कानों से निकलने वाली होती है। लेकिन जिसकी आवर्ती कम है उसके पिच का मान भी कम होगा और वो ध्वनि क्या होती है दोस्तों? मोटी होती है। और शेर की दहाड़ क्या होती है? मोटी होती है। इसका मतलब उसके पिच का मान, तारत्व का मान क्या होता है? कम होता है। प्रबलता अधिक और तारत्व कम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्वनि के चैप्टर से तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि अब की बार विद्युत धारा और ध्वनि के चैप्टर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किए गए हैं दोस्तों। पूरा हाईलाइट किया गया है उन क्वेश्चंस को। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर के पंखों का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, पंखों के कंपन की आवृत्ति कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी पूछी है दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सबका सही है ये तो। n बराबर 1/t। जैसे जैसे आपकी कॉपियां चेक हो रही हैं, मैं देख रहा हूं, आप सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी ढूंढ रहे हैं। कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन गलतियों में जो गलतियां हुई हैं आपसे, वो मेन पेपर में आपकी वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो आज आपने की हैं। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन किस हिसाब से पढ़ा जा रहा है, क्या उसमें छोड़ा जा रहा है, क्या सत्य है, क्या असत्य नहीं है, इन चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो n बराबर 1/t, आवर्ती पूछिए 1/0.005। पॉइंट हटा दिया, 1 2 3 शून्य लग गए, 5 से काटा 2 और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। 200 हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो और नहीं आता है तो संख्याओं में कभी भी तुक्का नहीं लगाया जा सकता है। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों, रुडोल्फ हर्ट्ज, जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। उसके सम्मान में ही आवर्ती का मात्रक क्या रखा है? हर्ट्ज रखा है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक शहर के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि को शोर स्तर तय किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों कि ये कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया है। यानी सुरक्षित, आप सेफ जोन में हो अगर इतने डेसिबल की ध्वनि है तो ध्यान रखना, अगर 45 डेसिबल की ध्वनि है तो वो आपके लिए सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया है। 80 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों ये मानव के लिए कष्टदायी होती है, ये कष्टदायी ध्वनि होती है मानव के लिए, ध्यान रखना। देखिए अपना आज का अगला क्वेश्चन। एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अधिकतम विराम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यह आपको पता है, जो वस्तु गति करती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। और यह कह रहा है एक सरल लोलक दोलन कर रहा है, यह सरल लोलक कोई है दोस्तों और यह दोलन कर रहा है, यह आ गई इसकी माध्य स्थिति। और अगर मान लो ये सरल लोलक दोलन करता करता यहां पर आया है,
ये लो, ये इसकी क्या है दोस्तों, अधिकतम विस्थापन है, ये अधिकतम विस्थापन। ये क्या कह रहा है, अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नहीं दोस्तों, अधिकतम विस्थापन के बाद जो सरल लोलक है वो एक बार जाकर वहां क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। और जब सरल लोलक स्थिर हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, आप सब जानते हो, स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना, अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पेंडुलम घड़ी को ध्रुवों पर ले जाया जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पेंडुलम घड़ी है, उसको ध्रुवों पे ले जा रहे हैं तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सब जानते हो दोस्तों आप। ध्रुवों पर आपको पता है, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है। और आवर्त काल निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, टी बराबर 2 पाई √L अपॉन जी। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा तो आप कह सकते हो सर टी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, आवर्त काल कम होगा। क्योंकि जी और टी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जब जी बढ़ेगा तो टी कम होगा, आवर्त काल कम हो जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन तो इन दोनों में से है। आवर्त काल क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आवर्त काल है क्या, एक दोलन में लगा समय। अब आप कह रहे हो एक दोलन में कम समय लग रहा है, भाई आवर्त काल कम हो रहा है तो मैं कह सकता हूं एक दोलन में कम समय लग रहा है। पहले मान लो एक दोलन में 1 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन अब मान लो 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो बताओ पेंडुलम घड़ी तेजी से चली या धीरे चली। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे आवर्त काल कम, आवर्त काल कम का मतलब पेंडुलम घड़ी तेजी से चल रही है, तो इसका मतलब आवर्त काल कम हो जाएगा और पेंडुलम घड़ी तेजी से चलना प्रारंभ कर देती है। देखिए अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलो द्रव्यमान की एक पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज छोड़ी जाती है तो पिस्टल का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा। दोस्तों यह संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, उसको एक आर्ट्स का स्टूडेंट पूरा डिटेल से नहीं पढ़ पाता है। इसलिए जब भी प्रतिक्षेप वेग का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना मेरा एक फॉर्मूला, उससे आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा, प्रतिक्षेप वेग बराबर फॉर्मूला होता है कि गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान अपॉन बटे बंदूक या पिस्टल का द्रव्यमान, कौन सा भी नाम आ सकता है, पिस्टल का द्रव्यमान गुणा उसका वेग। और ये वेग, प्रतिक्षेप वेग का मान किस में होता है दोस्तों, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। प्रतिक्षेप वेग जब भी निकलेगा तो ये मान किस में होगा दोस्तों, नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में तो चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो यहां पे गोली का द्रव्यमान देखो, गोली का द्रव्यमान या बुलेट का द्रव्यमान कितना दिया गया, 20 ग्राम। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। यानी 20 बटे किलोग्राम को बदलेंगे तो क्या हो गया, 1000, यानी 1 शून्य से 1 शून्य 0.002। ये किस में बदल गया दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 0.02 यानी 1 2 3 0.02 दोस्तों, 0.02 ये आ गया। ये मान आप इसमें रख दो, ये देखो यहां पे 0.02 आ गया। तो गोली का द्रव्यमान यहां पे 0.02 बटे पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, ओके, गुणा प्रतिक्षेप वेग
150 मीटर प्रति सेकंड। और ये मान किस में आएगा दोस्तों? माइनस में। अगर इसको सही निकाला आपने तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन। केवल ये सूत्र ध्यान में रखिएगा, संख्या कोई भी आ सकती है, सूत्र ध्यान में रखना। ग्राम को किस में बदलना है? किलोग्राम में। ये किलोग्राम में है ही, वेग मीटर प्रति सेकंड में है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1.5 मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा आज का अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई वस्तुओं में से, यानी नीचे दिया गया क्वेश्चन जो है उसमें अपने से पूछा है कि किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2mv²। अब आपको निकालना है, पहले तो m रखकर निकालना, फिर v निकाल, फिर द्रव्यमान को दुगुना करके लिखना है, वेग को तिगुना करके लिखना है, फिर द्रव्यमान को तिगुना करके लिखना है, वेग या चाल को दोगुना करके लिखना है, फिर द्रव्यमान को m ही रहना है, चाल को 4 गुना लिखना है। अगर इसमें ये मान रखते गए तो सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा आएगी, जो वैल्यू आएगी ये मान रखने के बाद में, वो किस में आएगी? द्रव्यमान 2 गुना और चाल 3 गुना। ये इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसमें मान रखने हैं, मान रखते ही सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो जरूर, और नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़िएगा। एक बार आप इंग्लिश की क्लास, मैथमेटिक्स की क्लास, साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास एक बार कोचिंग विजिट कीजिएगा। अगर हम वादा करते हैं आपसे इस चीज का कि फर्स्ट पेपर की जो नैया है वो आपकी पार जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ओके।